हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एमसीक्यू क्वेश्चंस हब पर। आज हम आपके लिए इस वीडियो में जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है बैंकिंग अवेयरनेस का भाग 19। ये वीडियो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए वीडियो पहले ही अपलोड की जा चुकी है। अगर आप किसी भी बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो और ये सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी के जो 18 भाग हैं आप उसे प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। फ्री पीडीएफ ई बुक्स पाने के लिए आप हमारे साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नहीं तो आप एमसीक्यू क्वेश्चन सबको सर्च कर सकते हैं और हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ अब आप इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, जिसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बाकी पीडीएफ ई बुक्स के लिए आप हमारी वेबसाइट चेक कर सकते हैं, जिसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल है, प्रत्येक ई रूपी वाउचर की अधिकतम सीमा क्या है? इसका सही जवाब है बी, 10,000 रुपए। चलिए अगला सवाल। एक कार्यक्रम के लिए एक उपयोगकर्ता के लिए कितने ई आरयूपीआई वाउचर जारी किए जा सकते हैं? इसका सही जवाब है सी, 10। चलिए अगला सवाल देखते हैं। रुपए कार्ड के पीछे मुद्रित 3 अंकों की संख्या को क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब है सी, सीवीसी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्ड प्रकार अभी भुगतान करें बाद में उपयोग करें का उदाहरण है? इसका सही जवाब है सी, प्रीपेड कार्ड। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, डैश सेवा उपयोगकर्ता को उनके बैंक खाते के साथ आधार सीडिंग स्थिति जानने में मदद करती है। इसका सही जवाब है डी, QSAM। चलिए नेक्स्ट। सीटीएस के लिए चेक प्रोसेसिंग सेंटर सीपीसी निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका सही जवाब है सी, NPCI। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है, यूपीआई पर प्रति लेन देन आईपीओ आवेदन की सीमा क्या है? इसका सही जवाब है सी, 2 लाख रुपए। चलिए अगला सवाल। यूएसएसडी की स्टार 99 हैश सेवा प्रति लेन देन का उपयोग करके फंड ट्रांसफर की सीमा क्या है? इसका सही जवाब है बी, 5,000 रुपए। अगला सवाल देखते हैं। RRN संख्या एक डैश अंक संख्या है जो लेन देन को रिकॉर्ड करने और आधार सक्षम भुगतान प्रणाली ईपीएस में विशिष्ट रूप से लेन देन की पहचान करने के लिए उत्पन्न होती है। इसका सही जवाब है बी, 12। चलिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन आरबीआई द्वारा प्रदान की गई सुविधा को संदर्भित करता है जिसके तहत बैंक आरबीआई से रातों रात पैसा उधार दे सकते हैं? इसका सही जवाब है ए, MSF। चलिए अगला सवाल। डैश एक वितरित खाता है जिसमें लेन देन को नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटरों पर ब्लॉक लेन देन के समूह जो एक ही समय में किए जाते हैं के रूप में संग्रहित किया जाता है। इसका सही जवाब है डी, ब्लॉकचेन। चलिए अगला सवाल। किसी विशिष्ट परियोजना, व्यावसायिक उद्यम या सामाजिक उद्देश्य के लिए वेब आधारित प्लेटफॉर्म या सोशल नेटवर्किंग साइट के माध्यम से कई निवेशकों से धन छोटी राशि की याचना को क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब है डी, क्राउड फंडिंग। चलिए अगला सवाल। भारतीय रिजर्व बैंक की त्वरित सुधारात्मक कार्यवाही रूपरेखा कितने मापदंडों पर आधारित है? इसका सही जवाब है बी, 3। चलिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा आरबीआई के त्वरित सुधारात्मक कार्यवाही फ्रेमवर्क का एक पैरामीटर नहीं है?
इसका सही जवाब है सी, RWA। चलिए नेक्स्ट, हिल्टन यंग आयोग ने किस बैंक के निर्माण की सिफारिश की थी? इसका सही जवाब है ए, भारतीय रिजर्व बैंक। चलिए अगला सवाल, भारतीय रिजर्व बैंक की चुकता पूंजी क्या है? इसका सही जवाब है ए, 5 करोड़ रुपए। चलिए अगला सवाल, बाजार स्थिरीकरण योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? इसका सही जवाब है बी, 2004। चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा प्लास्टिक मनी का उदाहरण नहीं है? इसका सही जवाब है डी, यूपीआई। चलिए अगला सवाल, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? इसका सही जवाब है बी, 1949। चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा वित्तीय क्षेत्र नियामक नहीं है? इसका सही जवाब है सी, एग्जिम। चलिए अगला सवाल, वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद के अध्यक्ष कौन है? इसका सही जवाब है सी, भारत के वित्त मंत्री। चलिए अगला सवाल, यूपीआई को एनपीसीआई द्वारा किस वर्ष लॉन्च किया गया था? इसका सही जवाब है बी, 2016। चलिए अगला सवाल देखते हैं, डैश को इलेक्ट्रॉनिक बिल फैक्टरिंग एक्सचेंजों की सुविधा के लिए स्थापित किया गया था, जो इलेक्ट्रॉनिक रूप से एमएसएमई बिलों को स्वीकार और नीलामी कर सकते थे, ताकि एमएसएमई बिना किसी देरी के अपने प्राप्य का एहसास एहसास कर सकें। इसका सही जवाब है ए, ट्रेड्स। चलिए अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन मौद्रिक नीति समिति की बैठक आयोजित करता है? इसका सही जवाब है सी, आरबीआई। चलिए अगला सवाल, भारत में बेंचमार्क ब्याज दर तय करने के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है? इसका सही जवाब है बी, मौद्रिक नीति समिति। चलिए अगला सवाल, आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति में कितने सदस्य हैं? इसका सही जवाब है बी, 6। चलिए अगला सवाल, मौद्रिक नीति समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही जवाब है बी, आरबीआई के गवर्नर। चलिए अगला सवाल, मौद्रिक नीति समिति को एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बैठकें आयोजित करनी होती हैं? इसका सही जवाब है ए, 4। चलिए अगला सवाल, डैश वे फंड हैं जो संस्थागत निवेशकों, केंद्रीय बैंकों, फंड बाजार विशेषज्ञों और अन्य वित्तीय व्यक्तियों और संस्थाओं के नियंत्रण में है। इसका सही जवाब है डी, स्मार्ट मनी। चलिए अगला सवाल, सरफेसी अधिनियम 2002 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका सही जवाब है डी, खराब ऋणों की वसूली। चलिए अगला सवाल, MICR शब्द निम्नलिखित में से किस भुगतान प्रणाली से निकटता से संबंधित है? इसका सही जवाब है सी, CTS। चलिए अगला सवाल, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को प्रत्येक जिले में कम से कम डैश विशिष्ट शाखाएं खोलने की सलाह दी गई है?
इसका सही जवाब है ए 1। चलिए अगला सवाल, भारत में विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन कौन करता है? इसका सही जवाब है ए भारतीय रिजर्व बैंक। चलिए अगला सवाल, बैंकों द्वारा अपने सामान्य कामकाज के अलावा की जाने वाली गतिविधियों को क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब है बी पैरा बैंकिंग। चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सरकार की लघु बचत योजना का हिस्सा नहीं है? इसका सही जवाब है सी एनपीएस। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्रेडिट जोखिम बीमा प्रदान करके भारत में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किस संस्था की स्थापना की गई है? इसका सही जवाब है ईसीजीसी। चलिए अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी दर रेपो दर में परिवर्तन के कारण अप्रभावित रहती है? इसका सही जवाब है डी एसएलआर। चलिए अगला सवाल देखते हैं, डैश किसी व्यक्ति या व्यवसाय के लिए स्थायी वित्त पोषण या वित्त पोषण का अगला चरण प्राप्त होने तक अंतरिम वित्त पोषण है? इसका सही जवाब है सी ब्रिज ऋण। चलिए अगला सवाल देखते हैं, कौन सी संस्था अपने ग्राहकों द्वारा जमा किए गए धन के लिए बैंकों को बीमा प्रदान करती है? इसका सही जवाब है सी डीआईसीजीसी। चलिए अगला सवाल, किस कंपनी के डिबेंचर धारक उसके डैश होते हैं? इसका सही जवाब है सी लेनदार। चलिए अगला सवाल, संचार और आईटी मंत्रालय ने एक सामाजिक सुरक्षा योजना सर्विस डिबेंचर बेनिफिट स्कीम शुरू की है। ग्रामीण डाक सेवकों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना। चलिए अगला सवाल, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष डैश में की गई थी? इसका सही जवाब है बी 1982 में। चलिए अगला सवाल, बैंकिंग शब्दावली में खराब ऋण का तात्पर्य डैश है? इसका सही जवाब है बी गैर निष्पादित परिसंपत्तियां। चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा विभाग भारत के वित्त मंत्रालय का हिस्सा नहीं है? इसका सही जवाब है डी औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग। चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन सा भारत में निजी क्षेत्र के बैंक का नाम है? इसका सही जवाब है बी एक्सिस बैंक। चलिए अगला सवाल, भारतीय डिपॉजिटरी रसीद क्या है? इसका सही जवाब है सी जारीकर्ता कंपनी के अंतर्निहित इक्विटी शेयरों के विरुद्ध भारतीय डिपॉजिटरी द्वारा बनाई गई डिपॉजिटरी रसीद के रूप में एक उपकरण। चलिए अगला सवाल, पूंजीगत बजट में कौन सा शामिल है? इसका सही जवाब है ए सार्वजनिक उधार से प्राप्त आय। चलिए अगला सवाल, मोबाइल बैंकिंग को आईएमपीएस से बढ़ावा मिलने वाला है जिसका मतलब है? इसका सही जवाब है ए अंतर बैंक मोबाइल भुगतान सेवा। चलिए अगला सवाल, एनएसडीएल का पूर्ण रूप क्या है? इसका सही जवाब है ए नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। चलिए आज का आखिरी सवाल देखते हैं, बैंकिंग के संदर्भ में एफडीआईसी शब्द का क्या अर्थ है? इसका सही जवाब है ए संघीय जमा बीमा निगम। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
फ्री पीडीएफ ई बुक्स पाने के लिए आप हमारे साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ ही साथ हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, जिसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। बाकी पीडीएफ ई बुक्स के लिए आप हमारी वेबसाइट चेक कर सकते हैं, जिसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपनी तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।